Students, in this lecture we will be discussing about counting of bacteria. Myself Dr. Prabjot Singh, Associate Professor, Department of Pharmaceutics, Chaudhary Devilal College of Pharmacy, Haryana, India. So starting with our lecture, quantitative measurement of bacterial growth और काउंटिंग ऑफ बैक्टीरिया और एन्यूमरेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो इसमें दो तीन नाम आ जाते हैं, ये किसी भी नाम से पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट के नाम से भी आ जाता है, काउंटिंग के नाम से भी आ जाता है, या फिर एन्यूमरेशन के नाम से आ जाता है। सो बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो माइक्रोब्स हैं किसी सैंपल में कितने हैं, पर क्योंकि माइक्रोब्स का साइज़ बड़ा स्मॉल होता है तो उनको काउंट कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए स्पेशल मेथड्स डिवाइस करे गए हैं उनको काउंट करने के लिए। So there are two types of microbes in a culture. They can be living or they can be dead. तो जो तो होते हैं living, they are known as viable. तो उनकी काउंटिंग को कहते हैं viable count, और जो दूसरे बैक्टीरिया होते हैं जो dead हैं उनको कहते हैं non viable. तो उनके काउंट को कहेंगे non viable count. तो living और dead दोनों को ही काउंट कर सकते हैं भाई कल्चर के अंदर, तो उसी हिसाब से ये उसकी काउंटिंग कही जाती है। तो नंबर 1 इज़ टोटल काउंट। टोटल काउंट का मतलब है कि वायबल एंड नॉन वायबल, डेड और लिविंग दोनों को इकट्ठे काउंट करना, डेट इज़ द टोटल काउंट। मेजरमेंट ऑफ सेल नंबर सब इसमें कैसे करेंगे? द मोस्ट ऑब्वियस वे टू डिटरमाइन माइक्रोबियल नंबर इज थ्रू डायरेक्ट काउंटिंग। सो टेक्निक का नाम क्या आ गया? डायरेक्ट काउंटिंग। Using a counting chamber is easy, inexpensive and relatively quick. तो इसके लिए एक काउंटिंग चैम्बर यूज़ करा जाता है। एक स्लाइड होती है ग्लास की जिसके ऊपर एक चैम्बर बना होता है, उसमें स्केल होता है, बीच में स्क्वेयर्स बने होते हैं, तो उसकी मदद से इसको हम काउंट करते हैं, उसको कहते हैं हम काउंटिंग चैम्बर। तो वो आसान मेथड है काफ़ी। It also gives information about the size and morphology of microorganism. Petrov-Hausser counting chamber can be used for counting prokaryotes. Hemocytometers can be used for both prokaryotes and eukaryotes. तो सिंपली एक हीमोसाइटोमीटर होता है जो आपका रेड ब्लड सेल्स को काउंट करने के लिए यूज़ होता था, या फिर WBC काउंट करने में यूज़ होता है। तो ये इसको मॉडिफाई करके एक चैम्बर बनाया गया है, पेट्रोव-हाउसर काउंटिंग चैम्बर। तो इनका क्या होता है, सिर्फ चैम्बर्स की जो डेप्थ होती है उसका फ़र्क होता है कि कितनी वॉल्यूम उसके अंदर लिक्विड की आती है, उसका फ़र्क होता है इनके अंदर। तो मैं इसमें दिखा देता हूँ आपको पेट्रोव-हाउसर काउंटिंग चैम्बर। तो होता क्या है, एक ये चैम्बर है, इसके अंदर ये बीच में शैलो वेल्स हैं इसके अंदर बने हुए। ये जो बीच में लाइंस दिख रही हैं, दीज आर द शैलो वेल्स। इन वेल्स के अंदर आपका क्या है, जो भी लिक्विड है, जो सैंपल है, वो इसके अंदर डाल दिया जाता है। ऊपर कवर स्लिप होती है। बैक्टीरियल सेल्स इन स्क्वायर्स ऑफ ग्रिड आर काउंटेड। तो ऐसे ग्रिड होती है, स्क्वायर्स बने होते हैं ग्राफ की तरह, उसके अंदर बैक्टीरिया को काउंट करा जाता है। बैक्टीरियल सस्पेंशन इज प्लेस्ड ऑन स्लाइड एंड सीप्स अंडर कवर स्लिप। सस्पेंशन फिल्स शैलो स्पेस ऑफ नॉन वॉल्यूम ओवर ग्रिड। तो इसकी जो वॉल्यूम होती है नॉन होती है, पता होती है कि कितनी इसके अंदर वॉल्यूम आएगी एक बार में। तो एक बार हमने इसका एक स्लाइड पे काउंट कर लिया कितने माइक्रोब्स हैं, उसको फिर मल्टीप्लाई करते हैं वॉल्यूम के साथ, और उससे हमारे टोटल नंबर ऑफ माइक्रोब्स आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक मान लो स्लाइड के ऊपर 1 ml सैंपल आता है आपका, और 1 ml में जब हमने काउंट करा तो 100 माइक्रोब्स आ गए। तो 100 ml में कितने होंगे? 100 × 100 10,000। तो इस तरीके से आप उनको काउंट कर सकते हो सैंपल के अंदर कितने माइक्रोब्स प्रेजेंट है। Prokaryotes are more easily counted in this chamber if they are stained or when phase contrast or fluorescence microscopes is employed. तो उनके लिए स्टेनिंग करनी पड़ती है पहले, या फिर फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप हो या फिर फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप यूज़ कराओ। These specially designed slides have chambers of known depth with etched grid on the chamber bottom. तो इनके ऊपर एक ग्रिड होती है, ग्रिड का मतलब ग्राफ, एच्ड होती है, उसके ऊपर बनी होती है पक्की परमानेंट।
उसको कुरेद के बनाना ग्लास को एचिंग कहते हैं। द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अ सैंपल कैन बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द चैम्बर्स वॉल्यूम एंड एनी सैंपल डिल्यूशन रिक्वायर्ड। तो अगर कोई डिल्यूशन फैक्टर बीच में इन्वॉल्व है, जैसे प्योर सैंपल को लेके आपने 10 टाइम डिल्यूट करा फिर उसको यूज़ करा तो उसका डिल्यूशन हो गया 10, और वॉल्यूम कितनी है चैम्बर की उसके हिसाब से उसकी कैलकुलेशन है। देयर आर सम डिसएडवांटेज टू द टेक्निक। द माइक्रोबियल पॉपुलेशन मस्ट बी फेयरली लार्ज फॉर एक्यूरेसी बिकॉज सच अ स्मॉल वॉल्यूम इज सैम्पल्ड। तो क्योंकि एक जो सैंपल है उसमें से एक छोटी सी वॉल्यूम को ही हम स्लाइड के ऊपर डाल सकते हैं, इसलिए तो उसकी एक्यूरेसी में थोड़ी दिक्कत आ जाती है टेक्निक की। इट इज़ ऑल्सो डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लिविंग एंड डेड सेल्स इन काउंटिंग चैम्बर्स विदाउट स्पेशल टेक्निक। तो एक लिविंग और डेड में आप फ़र्क नहीं कर सकते, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। तो इसकी हम एक वीडियो देखते हैं। तो ये जो स्लाइड दिख रही है दिस इज़ अ काउंटिंग चैम्बर। यहाँ पर ये हीमोसाइटोमीटर है दिखाया हुआ है, यहाँ पर पेट्रोफ हाउसर नहीं है ये। तो सबसे पहले क्या करा है इसने, इसके अंदर जो ये वेल है इसके अंदर इसने जो अपना सैंपल था वो डाल दिया है। फिर ये माइक्रोस्कोप है स्क्रीन वाला, इसके नीचे इनको लगा दिया है। उसके बाद इसने इसको फिर फोकस करना है, तो ये फोकस करेगा इसको, सेंटर में स्लाइड ले लेगा अपनी। ये ग्रिड आ गई। अब ये ग्रिड है, इसके अंदर स्क्वायर्स हैं बने, देखो छोटे छोटे, हर स्क्वायर के अंदर फिर और छोटे स्क्वायर्स हैं। तो हमें एक स्क्वायर का अगर पता चल जाए कि कितने माइक्रोब्स हैं तो हम टोटल स्लाइड के उससे कैलकुलेट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग इनटू द नंबर ऑफ स्क्वायर्स। तो ये 5 × 5 25 स्क्वायर्स हैं इसके अंदर। तो एक बार में 5 स्क्वायर्स इसमें गिनी जाती हैं कि 5 जो जैसे 4 स्क्वायर कोने की, 1 2 3 4 और एक सेंटर की, ऐसे गिन लेते हैं वैसे तो जो स्टैंडर्ड मेथड होता है, पर हर लैब का अपना मेथड अलग होता है। तो इसमें इन्होंने माइक्रोब्स को काउंट करना है, ये काउंट कर रहे हैं। उसके बाद ये फिर उसको कैलकुलेशन करेंगे कि कैसे कैलकुलेट होएगी वो। अगर ज़्यादा कंसनट्रेटेड सैंपल लगा देंगे तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा, इसलिए डिल्यूशन करनी पड़ती है। डिल्यूशन करेंगे तो डिल्यूशन से उसके रिजल्ट अच्छे आ जाएंगे। डिल्यूशन फैक्टर को हम अपनी कैलकुलेशन के अंदर डाल देंगे। तो जितनी ज़्यादा स्क्वायर्स काउंट करेंगे उतना ही मोर एक्यूरेट रिजल्ट आएगा, पर ज़्यादातर 5 स्क्वायर्स को ही काउंट करा जाता है। देखो बिल्कुल इसमें क्लियर मेंशन दिखा रखे हैं माइक्रोब्स। तो इसके बाद इसकी कैलकुलेशन है एवरेज वायबल सेल्स पर स्क्वायर। तो इसमें ये जो यहाँ पर वायबल की बात हो रही है, ये आपके जो हीमोसाइटोमीटर है उसमें HB जैसे RBC काउंट करते हैं, उनका पता चल जाता है कि वो लिविंग है या डेड है। तो यहाँ पर हम जब माइक्रोब्स की बात करेंगे उसमें नहीं पता चल पाएगा। तो ये कैलकुलेशन का एग्जांपल है, 25 सेल पर स्क्वायर हैं, ठीक है। तो उसकी डिल्यूशन फैक्टर लगा के इन्होंने कैलकुलेशन कर दी है। तो ये आपका बाद में क्लीनिंग दिखा दी है, कैसे इसको क्लीन करते हैं। सो दिस इज द काउंटिंग चैम्बर, ओके। इसके बाद हम अगले मेथड पे जाएंगे, डेट इज कोल्टर काउंटर। तो लार्ज माइक्रोब सच एज प्रोटोजोआ, एल्गे एंड नॉन फिलामेंटस यीस्ट कैन बी डायरेक्टली काउंटेड विद इलेक्ट्रॉनिक काउंटर्स सच एज कोल्टर काउंटर। The microbial suspension is forced through a small hole of orifice. An electrical current flows through the hole and electrodes placed on both sides of the orifice measure its electrical resistance. तो इसका मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये इलेक्ट्रोड्स हैं लगे हुए, ये स्मॉल ऑरिफिस है, दोनों तरफ इलेक्ट्रोड है, एक ये इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोड है। तो जब ये पार्टिकल रेड कलर का इस ऑरिफिस में से पास हो रहा है तो ये क्या करता है, बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी वॉल्यूम को चेंज करता है कि जो ओरिफिस के अंदर है। तो जब ये पास होता है तो ये यहाँ पर एक रीडिंग देता है अपने साइज के अनुसार। द ट्रांजिएंट करंट ड्रॉप इज प्रोपोर्शनल टू द पार्टिकल वॉल्यूम। तो जितना बड़ा पार्टिकल होएगा उतना ही यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट की वॉल्यूम कम रह जाएगी, क्योंकि वो उसको डिस्प्लेस कर देगा और उससे जो करंट है वो कम हो जाएगा।
और जितना छोटा पार्टिकल होएगा उतना करंट ज़्यादा है। तो इसमें से जब एक पार्टिकल निकलेगा तो एक रीडिंग आएगी यहाँ, ठीक है, दूसरा आएगा फिर यहाँ पर रीडिंग आएगी। तो ऐसे करने से नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैन बी काउंटेड और दिस इज नोन एज कोल्टर काउंटर। आज के टाइम में जितने भी ऑटोमेटिक सेल काउंटर्स हैं जो आपके ब्लड टेस्टिंग में यूज़ होते हैं वो कोल्टर काउंटर्स ही यूज़ होते हैं। तो ये टेक्निक है। The Coulter counter gives accurate results with larger cells and is extensively used in hospital laboratories to count red and white blood cells. It is not as useful in counting bacteria because of interference by small debris particles, the formation of filaments and other problems. तो बैक्टीरिया का क्योंकि साइज छोटा होता है इसलिए इसको कम यूज करा जाता है। इसके बाद आती है अगली टेक्निक दैट इज नोन एज मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। Provided that the suspension is sufficiently dilute, the membrane filtration technique can be employed for counting. तो इस टेक्निक के अंदर क्या होता है कि एक 0.45 माइक्रोन की मेम्ब्रेन लेते हैं, फिल्टर पेपर लेते हैं, उसके थ्रू सस्पेंशन को पास करा जाता है। उस सस्पेंशन को पास करने के बाद जो फिर मेम्ब्रेन होती है उसको ड्राई करा जाता है। मेम्ब्रेन इज ड्राइड एंड ट्रीटेड विद इमर्शन ऑयल टू मेक इट ट्रांसपेरेंट। तो ऑयल लगा के उसको ट्रांसपेरेंट बना लेते हैं। उसके बाद उसका फिर जो उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के डायरेक्टली काउंट करा जाता है। तो जब हमें एक छोटे एरिया में माइक्रोब हमने काउंट कर लिए कितने हैं तो उसके टोटल एरिया ऑफ मेम्ब्रेन से उसको मल्टीप्लाई करके हम उसके नंबर ऑफ बैक्टीरिया को पता लगा सकते हैं। The method is rather tedious but is particularly useful when number of organism in preparation is very small as in certain natural water. तो अगर बहुत ही कम माइक्रोब्स हों तब ये कामयाब मेथड है, नहीं तो नहीं है, क्योंकि टीडियस है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है। इसके बाद अगला मेथड है विजुअल मेथड। दिस डिपेंड्स ऑन द यूज ऑफ स्टैंडर्ड ओपेसिटी ट्यूब्स, ब्राउन्स ट्यूब्स सप्लाइड बाय बोरोस वेलकम एंड कंपनी। तो इसके अंदर क्या होता है 10 ट्यूब्स होती हैं कंटेनिंग सॉलिडिफाइड सस्पेंशन ऑफ अनग्लेज्ड पोर्सलिन इन अरिथमेटिकल सीरीज ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी। तो अलग अलग कंसंट्रेशन की ट्यूब्स होती हैं। दे आर स्टैंडर्डाइज्ड अगेंस्ट एक्यूरेटली काउंटेड बैक्टीरियल सस्पेंशन बिकॉज डिफरेंट स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया इन द सेम कंसंट्रेशन हैव डिफरेंट ओपेसिटीज। ओपेसिटी का मतलब है कि कितनी वो पारदर्शी हैं। तो जितना ज़्यादा माइक्रोब होएगा उतनी वो उसका रंग गाढ़ा हो जाएगा और उसकी पारदर्शिता कम हो जाएगी। तो उसके हिसाब से फिर उसकी कैलकुलेशन होती है कि जो ट्यूब 1 है, फॉर एग्जांपल स्टेफेलोकोकस ऑरियस ट्यूब 1 corresponds to 600 into 10 raised to power 6 organism per centimeter cube. Therefore, a suspension of this organism that matches tube 6 would contain 6 into 600 into 10 raised to power 6 बैक्टीरिया पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको हम और अच्छे तरह से समझने के लिए जैसे अपने पास ये एक चार्ट है, शेड्स हैं ब्राउन कलर की, तो लाइट फिर उससे डार्क होता चला गया है। तो मान लो ये नंबर 1 ट्यूब है, उसमें सेट में 10 ट्यूब्स होती हैं, उसकी कहीं फ़ोटो नेट पे अवेलेबल नहीं है, नहीं मैं दिखा देता। तो ये जैसे यहाँ पर दिखा रखी हैं 5 शेड्स दिखा रखी हैं, तो उसमें 10 होती हैं। तो जैसे पहली शेड है, हमारी जो सस्पेंशन है, जो सैंपल है, अगर उसका कलर इसके साथ मिल गया देखने से, तो हम कह सकते हैं जितनी इस ट्यूब 1 में जितने माइक्रोब होने चाहिए उस सैंपल में भी उतने ही हैं। अगर कोई सैंपल नंबर यहाँ पर जाके मिल रहा है, उसका कलर उसको मैचिंग करेंगे, तो अगर इसके साथ मैच हो रहा है तो उसका मतलब है कि इतने उसके अंदर माइक्रोब्स हैं। जैसे इसका स्टैंडर्ड बनाया होता है उन्होंने कि ट्यूब 1 है तो उसके अंदर इतने माइक्रोब्स हैं, ट्यूब 6 है तो उसमें इतने माइक्रोब्स हैं। ये मैंने जो एग्जांपल में ये दिखाया है कि जो ट्यूब 1 है उसके अंदर 600 इंटू 10⁻⁶ ऑर्गेनिज्म है, और जो ट्यूब 6 है उसके अंदर है 6 इंटू फर्स्ट ट्यूब, मतलब उसके 6 गुना होंगे पहली ट्यूब के। तो कलर मिला के ही हम विजुअल मेथड से पता लगा सकते हैं कि हमारे इसमें सैंपल में कितने माइक्रोब्स प्रेजेंट है। तो ये ऐसा होएगा जब ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपकी ये ज़्यादा कंसनट्रेटेड सस्पेंशन होएगा, नहीं तो ये रिजल्ट नहीं देगा आपको सही। इसके बाद अगला मेथड है आपका फोटोमेट्रिक मेथड है। ये आज के टाइम पे काफ़ी यूज़ होने वाला मेथड है फोटोमेट्रिक मेथड। इसका दूसरा नाम है कलरीमेट्री।
In this technique, the amount of light absorbed by the suspension is measured and converted to number by reference to a calibration curve. The simplest instrument for this purpose is the colorimeter, but more sophisticated alternative is spectrophotometer. तो इसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट यूज होती है मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी यूज होती है। तो ये कलरीमीटर है, ये दिया, ये बड़ा सिंपल इंस्ट्रूमेंट है। इसके अंदर जो सस्पेंशन है आपने इसके ट्यूब के अंदर डाल देते हैं। ट्यूब के अंदर डालने से उसके बाद उसकी रीडिंग ले सकते हैं। यहाँ पर रीडिंग आ जाती है डायल के अंदर कि उसके अंदर कितना जो वो है कलर को कितने को वो रोक रही है। तो इसमें जो रीडिंग आती है वो अब्जॉर्बेंस या फिर ट्रांसमिटेंस दिखाता है। इसको मैं थोड़ा और बता देता हूँ आपको। जैसे ये हमारे पास बीकर्स हैं। अब इसमें इन्होंने वीडियो में क्या दिखाया है कि हमारे पास ये 5 बीकर्स हैं। अब इसने लिखा है बंदे ने, आई वुड अज्यूम डेट लार्ज बीकर इज डार्कर इन कलर इफ यू लुक वेरी क्लोजली। ठीक है, अब इनको ऊपर से देखा तो ये डार्क लग रहा है कलर हमें। ऐसा क्यों लग रहा है? हो सकता है इसमें कलर का अमाउंट ज़्यादा हो, पर जब ये इनको इकट्ठे करके दिखाएगा सारे के सारे ये कह रहा है कि एक ही बीकर में से बने हुए सोल्यूशन हैं, पर ये ज़्यादा डार्क दिख रहा है। अब इनको इसमें डाल के भी दिखा देगा ये देखो सेम कलर है, कोई उसमें डिफरेंस ही नहीं है। सिर्फ फ़र्क क्या है कि जो हमारा लाइट के रास्ते में पाथ है, जो पाथ है सोल्यूशन का वो ज़्यादा है। लाइट को सोल्यूशन के बीच में से लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है, इसके कारण ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, इसलिए वो हमें डार्क दिख रहा है। जो कम वॉल्यूम का सोल्यूशन है उसमें लाइट को कम दूरी तय करनी पड़ रही है, इसलिए वो हमें लाइट दिख रहे हैं। तो इसके लिए साइंटिस्ट थे लैम्बर्ट एंड बियर। उन्होंने लॉ दिए थे, लैम्बर्ट एंड बियर लॉ। लैम्बर्ट एंड बियर लॉ क्या कहते हैं कि अब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू absorption is proportional to Cl. Cl is the concentration of the liquid and L is the optical path length. प्रोपोर्शनल का जब साइन हटाया तो यहाँ पर एक मोलर अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट आ जाता है। ठीक है, तो जितनी लाइट एक सैंपल में इधर से आएगी, यहाँ दिखा रखा है I0, ठीक है, तो ये क्या सोल्यूशन क्या करेगा, ये कुछ लाइट को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि पार्टिकल्स हैं उससे लाइट टकराएगी और स्कैटर हो जाएगी। तो इधर लाइट ज़्यादा है, देखो ये डार्क है, और इधर जो ट्रांसमिटेड लाइट है ये उसकी लाइट है, फेंट लाइन है। तो ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है कि कितनी लाइट इसके पार होएगी। एक तो लेंथ, जितना लंबा सोल्यूशन होएगा, जितना ये हमारा बीकर बड़ा होएगा, उतनी कम लाइट पास होएगी। और जितना आपका कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होएगा, जैसे आपने कलर डाल दिया, एक में 1 ग्राम डाल दिया, दूसरे में 2 ग्राम डाल दिया, तीसरे में 3 ग्राम डाल दिया, तो जितना ज़्यादा कलर होएगा उतना डार्क सोल्यूशन बनेगा आपका। तो जो अब्जॉर्प्शन है लाइट की, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एंड लेंथ। तो इस प्रिंसिपल को यूज़ करके ये मशीन बनाई जाती है जिसका नाम है कलरीमीटर। तो इसमें क्या होता है, एक लाइट सोर्स होती है, एक कोलीमेटर लेंस होता है, उसके बाद इसको एक मोनोक्रोमेटर प्रिज्म के थ्रू पास करा जाता है, जो इसको सेपरेट कर देता है डिफरेंट कलर्स में। फिर एक वेवलेंथ सिलेक्टर होता है, स्लिट, कि किस वेवलेंथ को इसमें से पास होने देना है। ये हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम कौन सी उसमें कलर को पास होने दें। उसके बाद सैंपल सोल्यूशन आता है क्यूवेट के अंदर, इसको जिस ट्यूब में डाला जाता है उसे क्यूवेट कहा जाता है। तो इसमें से जब ये पास होता है, फिर एक डिटेक्टर होता है लगा हुआ, उसके बाद डिस्प्ले होती है। तो जितना कंसनट्रेटेड सैंपल होएगा उतनी ज़्यादा लाइट अब्जॉर्ब होएगी और वो इस हिसाब से इसमें रीडिंग आ जाएगी।
तो डिपेंडिंग अपॉन बैक्टीरियल, तो इसमें हम करेंगे क्या, हम पहले एक स्टैंडर्ड कर्व बनाएंगे इसके अंदर। मैं आपको इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो जैसे हमारे पास ये सैंपल है, सीरियल नंबर, कंसंट्रेशन, ठीक है, उसके बाद एब्जॉर्बेंस, लाइट कितनी एब्जॉर्ब हुई। तो जैसे हमारी जो पहली ट्यूब है 2 3 4 5, ये स्टैंडर्ड है, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड कर्व। अब पहला सॉल्यूशन है मान लो हमारा 0.1, 0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8। तो इसके यूनिट्स हम कह देते हैं कि माइक्रोग्राम पर ml है कंसंट्रेशन के, ठीक है। अब हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसने रीडिंग दिखानी है इसकी। मान लो पहले वाले की रीडिंग वो दिखाता है 0.200, फिर ज़्यादा और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होएगा तो 0.405, 0.809, नहीं इसको हम इसको ऐसे ले लेते हैं 0.568, 0.789, 0.987। तो ये हमने एक बनाया। अब हम इसका क्या करें, ग्राफ बनाएंगे कंसंट्रेशन वर्सेस एब्जॉर्बिंग। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा ये थोड़ा सा एक पॉइंट गलत है, ये वाला, इसको मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड प्लॉट हो गया, ठीक है। अब हमारे पास एक अननोन सैंपल है, अननोन का सैंपल को इसको लिया हमने और उसकी हमने सैंपल की रीडिंग ली, और मान लो उसकी एब्जॉर्बेंस हमारे पास आती है 0.234, ठीक है। तो हम इस ग्राफ की मदद से यहाँ से इसको देख के हम बता सकते हैं कि उसके अंदर कितनी कंसंट्रेशन है, ठीक है। इसका एक दूसरा तरीका ये भी है कि हम इसके अंदर इसकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ले लें। ये इसकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, y = mx + c। तो y की वैल्यू, y क्या है हमारे यहाँ पर इस ग्राफ के अंदर, मैं दिखा देता हूँ, इसमें लिख देता हूँ, कंसंट्रेशन एंड x इज योर कंसंट्रेशन एंड y इज एब्जॉर्बेंस, ठीक है। तो इसकी ट्रेंड लाइन दोबारा से लेता हूं मैं। तो ये आ गई आपकी y = y = 1.112x प्लस, तो y = mx + c की इक्वेशन होती है हमेशा ग्राफ की, आपको शायद ये पता होगा, मैथ में करवाते हैं बच्चों को। तो y यहाँ पर अब्जॉर्बेंस है, x इज द x कोऑर्डिनेट, 1.112 इसकी स्लोप है और प्लस 0.118 इसका इंटरसेप्ट है। तो इक्वेशन होती है y = mx + c, ठीक है। तो हम इसकी मदद से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एब्जॉर्बेंस = स्लोप इंटू x इज कंसंट्रेशन प्लस c इंटरसेप्ट। तो हम इसके अंदर जब हमारे पास एक अननोन सैंपल है जैसे 0.234,
ये 0.234 क्या है उसकी वाई की अब्जॉर्बेंस है। तो हम इसको इसमें अंदर पुट करके हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो उसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, उसकी कंसंट्रेशन कितनी होएगी। ठीक है, तो इसको हम अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ये हमारा x इज इक्वल टू y अपॉन m माइनस सी। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारी कंसंट्रेशन कितनी आई इसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारा मेथड है आपका कैलोरीमेट्री का मेथड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड प्लॉट बनाएंगे स्टैंडर्ड सैंपल के साथ, उसकी रीडिंग लेंगे, उससे हमारा स्टैंडर्ड कर्व बन जाएगा। फिर अननोन की रीडिंग लेंगे, उसकी अब्जॉर्बेंस आ जाएगी अपने पास, और उससे फिर हम इसमें इक्वेशन में डाल के हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर हम ग्राफ में से देख के सीधा बता भी सकते हैं। अगर मैं इसका इंटरसेप्ट 0 कर दूं, ठीक है, तो इंटरसेप्ट 0 हो गया, सिर्फ स्लोप रह गई है। अब हम इसको सीधा लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू एब्जॉर्बेंस डिवाइडेड बाय स्लोप। तो ये हम हो जाएगी हमारी इज इक्वल टू एब्जॉर्बेंस आई 0.234 डिवाइडेड बाय 1.306। तो ये आ गई आपकी जो कंसंट्रेशन आ गई 0.179 माइक्रोग्राम पर ml। तो इसे हम नंबर ऑफ माइक्रोब्स को यहाँ से निकाल सकते हैं। तो एक मेथड है सिंपल, आपको बताया, ये बहुत जगह यूज़ होता है, पूरी केमिस्ट्री में यूज़ होता है, और इसमें एक सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ होता है जिसका नाम है यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये बहुत ही छोटे क्वांटिटी में जो कोई भी सैंपल है, केमिकल है, उसकी कंसंट्रेशन को फाइंड कर सकते हैं। इसके अंदर दोनों क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस दोनों हो सकती हैं इसके अंदर। तो ये मेथड है आपका। ठीक है, तो इसके बाद नेफेलोमीटर, इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड प्रीवियस मेथड इज दैट इंस्ट्रूमेंट मेजर्स लाइट रिफ्रैक्टेड बाय पार्टिकल्स एज बीम पासिस थ्रू द सस्पेंशन। तो इसके अंदर क्या है कि रिफ्रैक्टेड लाइट कितनी है वो मापी जाती है। इन द एब्सेंस ऑफ बैक्टीरिया नो लाइट रीचेज द डिटेक्टर। तो जितना ज़्यादा उसके अंदर बैक्टीरिया बढ़ जाएगा उतनी ज़्यादा लाइट रिफ्रैक्ट होएगी, उतनी ज़्यादा रीडिंग आएगी। तो इसका जो प्रिंसिपल है। नेफेलोमीटर्स आर मोर एफिशिएंट देन कैलोरीमीटर फॉर सस्पेंशंस ऑफ लो डेंसिटी, बट अ पॉइंट इज सून रीच्ड वेयर रिफ्रैक्टेड रेज आर फर्दर रिफ्रैक्टेड बाय अदर पार्टिकल्स एंड द रिजल्ट इज नो लॉन्गर क्वांटिटेटिव। तो ये भी यूज़ हो सकता है मेथड, पर कम यूज़ होता है। कैलोरीमेट्री या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ज़्यादा यूज़ होता है। इसके बाद आता है पैक्ड सेल वॉल्यूम। द सस्पेंशन इज सेंट्रीफ्यूज अंडर डिफाइंड कंडीशन एंड डेप्थ ऑफ सेडिमेंट इज मेजर्ड। द इक्विवेलेंट नंबर ऑफ सेल्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ ग्राफ ऑफ सेल नंबर्स अगेंस्ट पैक्ड सेल वॉल्यूम। दिस मेथड इज नॉट वेरी एक्यूरेट बट इज़ यूजफुल फॉर थिक सस्पेंशन। तो इसके अंदर क्या है कि आपकी जो सेंट्रीफ्यूज होती है, सेंट्रीफ्यूज मशीन, आपने ये सेंट्रीफ्यूज होती है, इसके अंदर ट्यूब डलती हैं, ये इसके अंदर आप उसको अपने सस्पेंशन को डाल के इसमें घुमा देते हैं एक बार। उसके बाद इसके अंदर जितनी जो आपके माइक्रोब हैं वो सारे के सारे नीचे सेटल हो जाएंगे, और उससे हम उसकी यहाँ से इसमें स्केल है बार, इससे हम उसकी वॉल्यूम पता लगा सकते हैं कितनी है। और फिर एक चार्ट होता है बैक्टीरिया का कि कितनी वॉल्यूम में कितने बैक्टीरिया हो सकते हैं, उसे हम पता लगा सकते हैं कि उस सैंपल के अंदर नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं। तो ये आपका पैक्ड सेल वॉल्यूम का मेथड है। इसके बाद ड्राई वेट है। द सेंट्रीफ्यूज सेल फ्रॉम द प्रीवियस मेथड कैन बी सेपरेटेड, washed free from culture medium by further centrifugations and then dried in a desiccator at constant temperature। सेल्स को लिया, उनको ड्राई कर दिया और उनका वेट डिटरमाइन कर लिया। फिर उसके बाद ड्राई वेट को फिर एक चार्ट से कंपैरिजन करके हम उसमें नंबर ऑफ सेल्स का पता लगा सकते हैं।
इसके बाद है वायबल काउंट मेथड। इसके अंदर क्या होता है, दे आर यूज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एंड इन फूड्स एंड टू फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया सर्वाइविंग आफ्टर एक्सपोजर टू लिथल एजेंट। ये कितने आपके जो बैक्टीरिया सर्वाइविंग हैं, जैसे फूड का सैंपल है उसके अंदर कितने माइक्रोब्स हैं जिंदा, या फिर आपने एक बार उसको किसी लिथल एजेंट मान लो स्टीम से या अल्ट्रावायलेट रेज से, रेडिएशन से उसको एक्सपोज करा, उसके बाद कितने जिंदा बचे। स्टरलाइजेशन में उसकी नीड पड़ती है। तो इसके अंदर जो टेक्निक है वो है सॉलिड मीडिया टेक्निक। दिस एम्प्लॉयज नॉर्मल फ्लूइड मीडिया solidified with 1 to 2% of agar. Confirmation that the agar does not interfere with counting technique is necessary, and this is particularly important when attempts are being made to grow organism from unfavorable environments. तो जो हमारा जो मीडियम है वो ऐसा होना चाहिए कि वो ग्रोइंग के साथ, उसकी ग्रोथ के साथ कोई इंटरफेरेंस ना करे। तो करते क्या हैं, पोर प्लेट मेथड यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पोर प्लेट मेथड। द सस्पेंशन इज डाइल्यूटेड to contain about 200 organism per centimeter cube and 1 centimeter cube quantities are plated. When the plates have set, they are incubated inverted for a suitable time and the colonies are counted. तो इसके अंदर हम पहले कर चुके हैं। तो इसके अंदर क्या है, कॉलोनी काउंटर के हेल्प से या फिर विजुअली सिंपल भी हम इसको, ये कॉलोनी काउंटर होता है, इसमें लेंथ से हम कॉलोनीज को आसानी से काउंट कर सकते हैं, ठीक है, या विजिबली भी कॉलोनीज दिख जाती हैं। तो जितनी उसके अंदर नंबर ऑफ कॉलोनीज होंगी उसके हिसाब से उनको, जैसे ये इसमें दिखा रखी हैं ये कॉलोनीज हैं, जैसे इसको गिन सकते हैं 1 2 3 4 ऐसे ये कॉलोनीज हैं। तो जितनी ज़्यादा उसकी डिल्यूशन होएगी उतनी नंबर ऑफ कॉलोनीज कम होएंगी। तो पोर प्लेट मेथड हमने पहले वाली वीडियो में कर रखा है, पहले लेक्चर में। प्योर कल्चर मेथड टेक्निक्स के अंदर है पोर प्लेट मेथड, तो वही सेम मेथड है। इससे हमें पता ये चलेगा कि जो सिर्फ आपके वायबल माइक्रोब्स होंगे सिर्फ वही ग्रो कर पाएंगे, जो नॉन वायबल होंगे वो नहीं इसके अंदर ग्रो कर सकते। तो ये आपके मेथड हैं टोटल काउंटिंग के और सिर्फ वायबल काउंटिंग के मेथड्स हैं। सो थैंक यू वेरी मच।